रामधारी गुप्ता, प्रतिलेखन संख्या 54 एवं 55। स्टार्ट। महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का करके हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, उचित कार्य था। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंसकर न रहा जाए, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सब का हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की गईं। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं उन पर जनता को शिक्षित कराने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही है, जनता को उनसे सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियां और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी है। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है।
सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांव में बसता है, 80% लोग गांव में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह हैं भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गोवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है।